नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड फरीदाबाद से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 का वेस्टर्न सोशल थिंकर्स के बारे में। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1818 में हुआ और मृत्यु 1883 में हुई, आधुनिक समाजवाद व वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता जिन्हें कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जो परिचय हम देंगे, तो कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। अर्थात इनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं थी। वो दर्शन का भी ज्ञान रखते थे, फिलॉसफी का भी, वो इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान रखते थे, वो हिस्ट्री का भी ज्ञान रखते थे, वो पॉलिटिक्स का भी ज्ञान रखते थे। और इन्हीं ज्ञानों को स्वरूप वो एक समाजशास्त्री, जो उन्होंने सिद्धांत दिया वैज्ञानिक समाजवाद का। समाजवाद के आगे वैज्ञानिक लगाने का मतलब है कि उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक तरीके से समझाया, वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ करते हुए समझाया था। यही उनके समाजवाद की सबसे बड़ी खासियत रही है। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था, जिनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। पर कुछ परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और यहूदी धर्म को छोड़ दिया। मार्क्स साम्यवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। अर्थात कार्ल मार्क्स हैं जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा को जन्म दिया। और जो साम्यवादी विचारधारा को जो भी विचारक या जो भी समाजशास्त्री, चाहे वो कैसा भी हो, जो भी थिंकर होता है, वो किसी नए सिद्धांत को जन्म देता है, तो हम उन्हें उनके पिता के रूप में जाने जाते हैं। अब कार्ल मार्क्स के बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम यहाँ जानेंगे। पहली रचना है द होली फैमिली। द होली फैमिली, होली का मतलब होता है पवित्र और फैमिली का मतलब होता है परिवार। तो 1844 में यह पुस्तक आई, द होली फैमिली। ये मार्क्स और एंजल्स की प्रथम संयुक्त रचना थी, जो 1845-46 में प्रकाशित हुई। इसमें निजी संपत्ति, सभी आर्थिक व राजनीतिक बुराइयों की आधारशिला है का उल्लेख किया गया। अर्थात समाजवाद में निजी संपत्ति की कोई जगह नहीं थी। तो कार्ल मार्क्स एंजल्स के बहुत अच्छे दोस्त थे और इनकी जो दोस्ती थी वो कार्ल मार्क्स के जन्म से स्टार्ट हुई और मृत्यु तक चली। जो समाजवाद है वो ये कहता है कि निजी संपत्ति किसी के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति ही वह जो गलत चीज़ या जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं कि निजी संपत्ति ही वह है जो सभी में, अर्थशास्त्र में भी, राजनीतिक में भी, और कहीं ना कहीं भेदभाव करती है और ये बुराइयों की आधारशिला है। इनकी जो सेकंड बुक थी जर्मन आइडियोलॉजी, अर्थात जर्मन विचारधारा, ये 1845 से 48 में मार्क्स और एंजल्स ने इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों से युक्त समाजवाद विज्ञान, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद की विचारधारा का उल्लेख किया है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्व अर्थात संघर्ष होता है जो एक से दो व्यक्तियों के अंदर होता है। इसका हम बात करें कि द्वंद्वात्मक में ऐतिहासिक भौतिकवाद का शुरुआत हुई है, क्या हुआ है। जो मार्क्स व एंजल्स ने मिलकर लिखी इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों से युक्त समाज विज्ञान का उल्लेख किया गया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा दी गई है। जो तीसरी उनकी मोस्ट पॉपुलर पुस्तक है वो है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, अर्थात दर्शन शास्त्र की दरिद्रता। ये 1847 में प्रकाशित हुई। पहली बार इसमें द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्रपात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमियों पर प्रकाश डाला गया। तो इसके अंदर दर्शन की दरिद्रता में द्वंद्ववाद को व ऐतिहासिक भौतिकवाद का सूत्रपात किया गया। इसमें पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था की कमियों पर प्रकाश डाला गया व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विचारों का खंडन भी किया गया।
जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक घोषणा पत्र था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक घोषणा पत्र था जो 1848 में मार्क्स और एंजल्स की प्रकाशित हुई रचना है, जिसने सबसे पहले सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांतों एवं वर्ग विहीन समाज की व्याख्या की है। सर्वहारा वर्ग के इसमें सर्वहारा वर्ग के जो सिद्धांतों की व्याख्या की गई है वो ये कहता है कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति से ही सर्वहारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो सकती है। पांचवी है दास कैपिटल, मार्क्स की विश्व विख्यात रचना जो पूरे विश्व में प्रचलित हुई, जो 1867 में प्रथम खंड प्रकाशित हुआ और उसके बाद 1885 में मार्क्स की मृत्यु के पश्चात एंजल्स ने प्रकाशन करवाया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। लेनिन के अनुसार ये ग्रंथ ही वह मुख्य है जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। अब इसे बाइबिल क्यों कहा गया है? ईसाई धर्म में बाइबिल उनका एक पवित्र ग्रंथ है और उसे बाइबिल इसलिए कहा गया है समाजवाद में क्योंकि जैसे ईसाई धर्म में बाइबिल की इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, वैसे ही कहीं ना कहीं समाजवाद में जो लिखा गया है मार्क्स के द्वारा वो बाइबिल के समान, वो समाजवादी उन्हें पवित्र मानते हैं। लेनिन कहते हैं कि ये ग्रंथ ही वे मुख्य और बुनियाद जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है, इसलिए यह समाजवादियों का बाइबिल है। अब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो कार्ल मार्क्स के कई सिद्धांत हैं, इनमें जो प्रमुख सिद्धांत है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जिसमें हम बात करते हैं द्वंद्व की। द्वंद्व ग्रीक भाषा का आया हुआ शब्द है जिसमें होता है शास्त्रार्थ करना, वाद विवाद करना अथवा तर्क वितर्क करना। इस प्रकार की बातचीत करके आपस में शास्त्रार्थ करते सत्य तक पहुंचने की विधि को द्वंद्ववाद कहते हैं। किसी विषय के पक्ष व विपक्ष के संबंध में जो विचार है वही द्वंद्ववाद कहलाता है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्व यही द्वंद्व है जो शास्त्रार्थ करके आपस में विचार विमर्श करके बातचीत करके पक्ष विपक्ष के संबंध में जो विचार हैं वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। कार्ल मार्क्स हीगल के उत्तराधिकारी माने गए हैं। उन्होंने हीगल के दल के द्वंद्वात्मक को अपनाया, परंतु उन्होंने कहा कि मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक को सिर के बल पर खड़ा पाया और उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। अर्थात हीगल जहाँ विश्व में विवेक को परिवर्तन का कारण मानते थे, वहीं मार्क्स भौतिक पदार्थ को परिवर्तन का कारण मानते हैं। मार्क्स भौतिक को कारण विचारों का परिणाम मानते हैं। इसके बाद प्रतिवाद और संवाद तीन अवस्थाएं हैं जो शोषक वर्ग, शोषित वर्ग और समाजवाद है। अब वाद, प्रतिवाद एवं संवाद विश्व की प्रगति के विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही समझा जा सकता है। यह विकास के कर्मिक व द्वंद्वात्मक कर्मिक से जाना जा सकता है। मानव का विकास निरंतर होता रहता है। इसमें वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद आते रहते हैं। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद, जो कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उनके अनुसार मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक जीवन साधना को प्राप्त करने की प्रणाली अर्थात भौतिक मूल्य जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, उत्पादन के उपकरण इत्यादि की उत्पादन प्रणाली में है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख तत्व आर्थिक निर्णायकवाद, सामाजिक विकास का इतिहास, उस परिश्रमी जनता का इतिहास है जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रमुख शक्ति है, जो समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक मूल्यों का उत्पादन करती है। उत्पादन प्रणाली के आधार पर मार्क्स ने मानव इतिहास को 5 युगों में बांटा है। अर्थात मार्क्स कहते हैं कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो कहीं ना कहीं इतिहास को दोहराता है, जैसे कि इतिहास से चला आ रहा है।
कार्ल मार्क्स का मानना है कि इतिहास पहले से ऐसा नहीं रहा है। इतिहास में जब जब संघर्ष हुआ है तब तक इतिहास में बदलाव आया है। उनके अनुसार पहला युग था आदिम साम्यवादी युग। इस युग के अंदर कोई सरल समाज था, ये कोई वर्ग भेद नहीं था और एक ही ऐसा युग था जिसमें कोई भी वर्ग भेद नहीं था और सब एक समान रूप से जीते थे, सबका सब पर अधिकार था। दूसरा युग आया दासत्व युग। जब समाजवादी युग में, साम्यवादी युग में कुछ लोगों के पास ज़मीन को ज़्यादा घेर लिया उन्होंने, तो धीरे धीरे वो इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने दास बनाना शुरू कर दिया और वो उनको गुलाम बनाकर उनसे काम करवाने लगे। तो वो दूसरा युग था दासत्व युग। फिर दासत्व ने कहीं ना कहीं विद्रोह किया, उसके बाद आया और जो जिनके पास ज़मीन थी वो और ज़मीन वाले हो गए। तो फिर था एक किसानों का और सामंतवादी युग। जो सामंतवादी युग में बड़े बड़े जमींदार आते थे जो किसानों का शोषण करते थे। फिर किसानों जो सामंतवादी थे उन्होंने पूंजी थी वो उद्योगों में लगाई और उद्योगों का युग आया जिसे पूंजीवादी युग कहा जाता है। पूंजीवादी युग में पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया, वो अपने लाभ में उनको कोई हिस्सा नहीं देते थे। उसके बाद श्रमिक आंदोलन करेंगे और फिर समाजवाद का युग आएगा। तो ये कार्ल मार्क्स की एक कल्पना ही मात्र मानेंगे कि भाई जैसा पहले आदिम साम्यवादी युग था वैसा ही दोबारा समाजवादी युग आएगा। इसके बाद उन्होंने वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। मार्क्स के दृष्टिकोण से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, परंतु वह एक व्रत प्राणी भी है। उनके अनुसार अभी तक समाज का इतिहास बताता है कि वर्ग संघर्ष ही समाज में परिवर्तन का कारण है और पूंजी वह धन है जो कि श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस शोषण के कारण ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण होता है जिसमें मनुष्य द्वारा शोषण किया जाता है और श्रमिक वर्ग में असंतोष बढ़ता रहता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। मार्क्स के अनुसार समाजवादी समाज में प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार एवं आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, यह एक विचारधारा है। जो हम कहते हैं कि मार्क्स की जो मेन सोच थी वो इस एक लाइन में आती है कि समाज में प्रत्येक को उसकी योग्यता और उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा और यही मार्क्सवादी की विचारधारा है। वर्ग और वर्ग संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो आदिम युग आया। आदिम युग आने के बाद आदिम मानव था, उसने क्या किया? जंगल में रहता था, सरल समाज था, तो जो बड़े बड़े पूंजी पर ज़मीन घेर ली थी उन्होंने उनका शोषण करना शुरू कर दिया। फिर जमींदारी वर्ग आया, सामंतवादी युग। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि सामंतवादी युग ने उनका शोषण करना, दास लोग बना लिए, उनका शोषण किया। फिर पूंजीवादी युग आया। अब पूंजीवादी लोगों ने उद्योग लगाए और पैसा लगाया, लेकिन वो अपने जो उद्योग में से फ़ायदा होता था उसको श्रमिक में से कोई भी हिस्सा नहीं देते थे। तो जब श्रमिक शोषण करेगा तो वो क्या आएगा? दोबारा से समाजवाद आएगा। ये मार्क्स की विचारधारा थी और उनकी जो विचारधारा का यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि समाजवाद में प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। इसी से उन्हें समाज के अंदर एक नई वैज्ञानिक सोच मिली और नए समाज की स्थापना की आशंका या सपना दिखाया गया। अलगाव का सिद्धांत। अलगाव होता है किसी चीज़ से लगाव ना रहना। तो मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। उनके अनुसार उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। इसी को अजीब संरचना कहा गया है क्योंकि यह वास्तविक नींव है जिस पर समाज की अधिसूचना खड़ी है।
इसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, वैधानिक इत्यादि पक्ष आते हैं। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार के अलगाव का वर्णन किया है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों ये जान लो कि अलगाव क्या है। अलगाव का मतलब होता है किसी चीज़ से हमारा मोह छूट जाना। तो वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने उसे 3 चीज़ों से बताया है, क्योंकि यहाँ हम उत्पादन और उत्पादन की शक्ति और संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो यहाँ उत्पादन बताया है वो पहला है कार्य के उत्पादन से अलगाव, कार्य के उत्पादन से अलगाव, दूसरा समाज से अलगाव, तीसरा उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव। अब आप सोचिए कि कार्य के उत्पादन से अलगाव क्यों होगा, फिर उसे समाज से अलगाव क्यों होगा, फिर उसे उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव क्या होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लो कोई फैक्ट्री में कार्य कर रहा है श्रमिक। उस फैक्ट्री में एक पेन की फैक्ट्री है और वो पेन की फैक्ट्री का मालिक है। उसे पेन बनाने में जो श्रमिक का, लेबर का, बिजली का सब जो खर्चा आता है वो मिलाकर टोटल 2 रुपये आता है। और वो उस पेन को पैकेजिंग का सब मिला के 2 रुपये आता है और मार्केट में 10 रुपये बस बेचता है। तो उसे कितने बचे? 8 रुपये बचते हैं। अब वो उन 8 रुपयों को श्रमिक को ना बांट करके क्या करता है, अपने पास रहता है। तो धीरे धीरे उनमें प्रॉफिट के प्रति कि भाई अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को लाभ होगा तो वो हमें बटेगा, ये भावना उनमें नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें अपने किए हुए काम का ही मूल्य मिलेगा या डेली मजदूरी पे जो लगे हुए वो मिलेगा। तो इसकी वजह से उन्हें कार्य या उत्पादन से उत्पादन बढ़े ना बढ़े, इससे अलगाव उत्पन्न हो जाता है। समाज से अलगाव उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वो फैक्ट्री के मालिक या उनका कोई आपस में लगाव नहीं होता। उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव हो जाता है। पैकेजिंग हो रही है, सामान कैसा बन रहा है, कैसे उसको डाल रहा है, उन्हें लगता है कि वो एक ही बार बार काम को रिपीट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलगाव हो जाता है। अंत में हम उनके कार्ल मार्क्स के बारे में यही कहेंगे कि आधुनिक समाजवाद में वैज्ञानिक साम्यवाद के प्रणेता को स्टेपनोवा ने मानवता के पथ प्रदर्शक एवं ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखाने वाला कहा है, जो कि उनके योगदान को सही रूप में परिभाषित करता है। इसको हम समझेंगे तो वैज्ञानिक साम्यवाद, समाजवाद की अवधारणा पहले भी दी गई थी, लेकिन जो कार्ल मार्क्स ने दी थी वो वैज्ञानिक तरीके से साम्यवाद की अवधारणा दी थी। मानवता का पथ प्रदर्शक अर्थात सारे मानव का भला चाहने वाला एवं ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखाने वाला। ध्रुव तारा जैसा चमकता है वैसे ही कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स चमकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक रास्ता दिखाया है कि हमें ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसा समाज होगा, फिर ऐसा समाज आएगा और श्रमिक वर्ग आएगा, समाजवाद आएगा, जहाँ कोई भी किसी से अलगा नहीं होगा, सबको अपनी आवश्यकता के अनुरूप सब कुछ मिलेगा। तो वर्ग सिद्धांत संघर्ष का ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स के जीवन का बहुत ही ले जाता है। उनके कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग विहीन की जो स्थापना की है वो अद्भुत है और इस स्थापना के बारे में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। नमस्कार विद्यार्थियों, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।